दोस्तों, आप लोग के अंदर एक सवाल तो जरूर उठता होगा, आखिरकार हॉस्पिटल में प्लस का निशान का मतलब क्या होता है? आइए जानते हैं। दोस्तों, आप अस्पताल में जो रेड प्लस का निशान देखते हैं, ये निशान रेड क्रॉस का होता है। जी हाँ दोस्तों, आज से 150 साल पहले हेनरी डूनत के द्वारा खोजा गया था। डॉक्टर्स लोग इस रेड क्रॉस को यूज करते हैं जिससे उन्हें पहचाना जा सके। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये चिन्ह अंतर्राष्ट्रीय ICRC संस्था रेड क्रॉस का चिन्ह है, जो युद्ध के समय घायल सैनिक के ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल हेल्प और डॉक्टर मुहैया कराती है। झंडे पर इस चिन्ह के साथ पहुंची टीम पर कोई भी सैनिक हमला नहीं करता और बड़ी महामारी के अवसर पर रेड क्रॉस की टीम मेडिकल हेल्प करती है। आपको बता दूं कि ये सब मिलके शांति की स्थापना और रुग्ण लोगों की सेवा करने का मुख्य कार्य है। जी हाँ दोस्तों, और मैं आपको बता दूं, रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुई थी। ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, क्या आप लोग को मालूम है कि हमारे भारत देश में रेलगाड़ी पहली बार कब और किस शहर में कहां से कहां तक कितने किलोमीटर तक चलाई गई? जी हां दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि हमारे भारत देश में पहली बार रेलगाड़ी अप्रैल सन 1853 ईस्वी में मुंबई शहर में मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चलाई गई थी। जी हां दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप लोग के अंदर एक सवाल तो जरूर उठता होगा, खून का रंग लाल क्यों होता है? जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं, मनुष्य के शरीर में खून प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं से मिलकर बना होता है। ये रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 लाल रक्त कणिकाएं, नंबर 2 श्वेत रक्त कणिकाएं और नंबर 3 प्लेटलेट्स। इनके अलग अलग कार्य होते हैं। लाल रक्त कणिकाएं शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करती है। लाल रक्त कणिकाएं में लाल रंग का हीमोग्लोबिन होता है। जी हाँ दोस्तों, जिसकी वजह से ये लाल रंग दिखाई देती है और उनकी संख्या खून में 97% होती है। यही कारण है कि खून का रंग लाल दिखाई देता है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे पेड़ पौधे में हरे रंग का क्लोरोफिल होने के कारण उनके पत्तों का रंग हरा दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, आप लोग के अंदर एक सवाल तो जरूर उठता होगा, आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस पर नाम उल्टा क्यों लिखा रहता है? जी हाँ दोस्तों, दरअसल दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, एम्बुलेंस का प्रयोग रोगियों को लेने के लिए किया जाता है, क्योंकि जब एम्बुलेंस गंभीर बीमारी के रोगियों को ले जाती है तो वह काफी तेज से चलती है और उससे आगे की तरफ एम्बुलेंस के अक्षरों को उल्टा लिख दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ताकि उससे आगे चलने वाले गाड़ियों को उनकी पीछे दिखने वाले शीशे यानी दर्पण में एम्बुलेंस पर लिखे अक्षर सीधे दिखाई दे और एम्बुलेंस को जल्दी से ही रास्ता दे सके। जी हाँ दोस्तों, यही कारण है कि एम्बुलेंस पर नाम उल्टा लिखा जाता है। दोस्तों, ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं मनुष्य की आंख कितने मेगापिक्सल की होती है? आज हम इसके बारे में जानेंगे कि आंखें हमारे लिए कितना जरूरी यानी महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, इन आंखों से हम इन रंगीन दुनिया को देख पाते हैं। दोस्तों, जब हम किसी दुकान पर मोबाइल या कैमरा खरीदने जाते हैं तो हम ये जरूर देखते हैं कि मोबाइल का कैमरा कितने मेगापिक्सल का है। और दोस्तों, ज्यादातर ज्यादा से ज्यादा मेगापिक्सल वाले कैमरा लेने की कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि मनुष्य की आंख भी एक कैमरे की तरह काम करती है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा होगा कि मनुष्य का आंख कितने मेगापिक्सल की होती है? दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, आप अपने स्कूल में ये जरूर पढ़े होंगे कि जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों की रेटिना पर पड़ता है और वो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब संवेदनाओं द्वारा हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि हम कौन सी वस्तु देख रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कैमरा का आविष्कार किया गया। कैमरा रेटिना की जगह लेंस पर काम करता है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, एक साधारण व्यक्ति की आंखों में
24,000 इंटू 24,000 पिक्सल होते हैं, जो 576 मेगापिक्सल के बराबर होता है। जी हाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो व्यक्ति के दोनों आंखों मिलाकर जो चित्र हमारे दिमाग तक पहुंचाती है और लगभग 576 मेगापिक्सल की होती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। दोस्तों, एक ऐसी पक्षी जिसे आपने कभी देखी होगी या नहीं, उस पक्षी का नाम हरियल पक्षी है। यह एक ऐसी पक्षी है जो कभी जमीन पर नहीं बैठती है। जी हाँ दोस्तों, यह पक्षी हमारे भारत देश के महाराष्ट्र का राजकीय पक्षी है, जो बिल्कुल कबूतर के आकार की होती है। हरियल पक्षी भारत के अलावा पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बर्मा, चीन इन देशों में भी पाई जाती है और ये पक्षी ऊंचाई पर रहना पसंद करती हैं। हरियल पक्षी शाकाहारी होने के नाते फल और अंकुर अनाज खाते हैं। हरियल पक्षी का वजन लगभग 230 से 250 ग्राम के आसपास होती है। हरियल पक्षी शर्मीली पक्षी है जो मनुष्य को देखते ही गुम हो जाती है। हरियल पक्षी पीला और हरा रंग की होती है, इसलिए इनका नाम हरियल पक्षी रखा गया। दोस्तों, आप लोग तो हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी कार उड़ती हुई देखी है? मैं आपको बता दूं कि यह कार एयर कार नामक कंपनी ने बनाया है। यह कार प्लेन में बदलने में केवल 2 मिनट 15 सेकंड लेती है और यह कार उड़ान भरने में भी 2 मिनट 15 सेकंड लेती है। और मैं आपको बता दूं, यह कार हवा में 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है। यह कार 1000 किलोमीटर तक की उड़ान भी भर सकती है। इसमें पैराशूट भी लगा रहता है और इस कार में 160 हॉर्स पावर BMW का इंजन लगाया गया है। दोस्तों, लंबे समय तक कार से हवा में उड़ने की तमन्ना रखने वालों के अच्छी खबर है। दोस्तों, आपने एलोवेरा का नाम तो जरूर सुना होगा। क्या आपने कभी ये सोचा होगा कि आपके चेहरे और शरीर को स्वस्थ बनाने वाले और औषधियां बनाने वाले एलोवेरा आपके मोबाइल में यूज होने वाले मेमोरी चिप बनाने में भी उपयोग किया जा सकता है? मैं आपको बता दूं, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT इंदौर ने एलोवेरा के पौधे पर एक रिसर्च किया है, जिसमें यह पता चला है एलोवेरा के फूल के अर्क से जो रासायनिक अवयव होते हैं, उनका उपयोग आपके मोबाइल में यूज होने वाले चिप मेमोरी स्टोरेज के लिए भी किया जा सकता है। और मैं आपको बता दूं, इसको आप इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों, अगर ये फैक्ट आप लोग को मालूम था तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर नहीं मालूम था तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं, जल मनुष्य के शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जो प्रचुर मात्रा में ना मिलने के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि मनुष्य के शरीर में लगभग कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। दोस्तों, मनुष्य के शरीर में लगभग 60% जल पाया जाता है, जिसमें से मस्तिष्क में 85% जल पाया जाता है और रक्त में 79% जल पाया जाता है। दोस्तों, मैं आप लोग को और बता दूं कि फेफड़ों में लगभग 80% जल पाया जाता है। दोस्तों, अगर ये फैक्ट आप लोग को मालूम था तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप लोग के अंदर एक सवाल तो जरूर उठता होगा, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत पानी पीने के योग्य है? आइए जानते हैं दोस्तों। पृथ्वी पर 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, 1.6% पानी जमीन के नीचे है और 0.001% वाष्प और बादलों के रूप में है। पृथ्वी की सतह पर जो पानी है उसमें से 97% सागरों और महासागरों में है, जो नमकीन है और पीने के काम नहीं आ सकता। केवल 3% पानी पीने के योग्य है, जिसमें से 2.4% ग्लेशियर और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में जमा हुआ है और केवल 0.6% पानी नदियां और झीलों और तालाबों में है, जिसे इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, अगर ये फैक्ट आप लोग को मालूम था तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपने कभी ये सोचा है कि ज्यादातर पायलट क्लीन शेव क्यों होते हैं, दाढ़ी और मूंछ क्यों नहीं रखते हैं? इसके पीछे एक विशेष कारण है, आइए जानते हैं।
एयरलाइन पायलट के उड़ान के दौरान कुछ पॉइंट सप्लीमेंट ऑक्सीजन मास्क पहनना होता है। ऐसा तब होता है जब विमान में कभी भी दबाव 12,500 फीट से ऊपर होता है या यदि पायलट में कोई एक अकेले विमान उड़ा रहा है। इसे लेकर तर्क यह दिया जाता है कि यदि ऑक्सीजन मास्क का उपयोग करते समय एक पायलट की दाढ़ी होती है तो जोखिम यह है कि उनके चेहरे बाल होने के कारण मास्क फिट नहीं होता। इस प्रकार पायलट की ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी नहीं हो पाएगी। दोस्तों, अगर ये फैक्ट आप लोग को मालूम था तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, क्या आप लोग को मालूम है ओप्पो, वीवो और वन प्लस के मालिक कौन है? आइए जानते हैं। बाजार में ओप्पो, वीवो और वन प्लस के स्मार्टफोन की बाढ़ सी आई हुई है। यदि आप भी इस माथापच्ची में जुटे हैं कि इन तीनों में से सबसे बेहतर कौन है, तो आपको पहले यह जान लेना चाहिए कि इन तीनों मोबाइल फोन कंपनी का मालिकाना हक एक ही है। चाइनीज मोबाइल कंपनी बीबीके इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन के पास है। 22 साल पुरानी इस कंपनी के हेडक्वार्टर चीन के डोंगगुआन शहर में है और कंपनी के मालिक का नाम डुआन योंगपिंग है। डोंगगुआन में यह कंपनी करीब 10,000 हेक्टेयर में फैली हुई है, जिसमें 1700 अधिक कर्मचारी हैं। भारतीय बाजार में दस्तक के 2 साल में ही चीन की इस कंपनी की चीन की दूसरी सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनी के रूप में नाम दर्ज किया गया है। दोस्तों, अगर ये फैक्ट आप लोग को मालूम था तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं आप लोग को बता दूं, लुम्बार्गिनी के मालिक फारुसिया लुम्बार्गिनी सेना के इस्तेमाल किए गए पुराने पुर्जे का ट्रैक्टर बनाते थे और उस काम से वो अच्छा खासा कमा लेते थे। एक बार लुम्बार्गिनी ने फरारी की कार खरीदी, लेकिन उस कार को चलाने के बाद उन्हें कार में कई तरह की कमियां नजर आई और उन्होंने इन कमियों की जानकारी फरारी के मालिक एंजो फरारी को देनी चाहिए। लेकिन जैसे ही इस बारे में उन्होंने एंजो फरारी को बताया, वो भड़क गए। एंजो फरारी ने लुम्बार्गिनी से कहा कि वो एक ट्रैक्टर ड्राइवर है, मैं ट्रैक्टर ड्राइवर से सलाह नहीं लेता, और उन्होंने फरारी की कार नहीं बल्कि ट्रैक्टर ही खरीदनी चाहिए। इस बात को सुनकर लुम्बार्गिनी को बहुत आहत पहुंची। फिर उन्होंने उसी समय ठान ली कि वो अब खुद फास्ट कार बनवाएंगे जो फरारी को टक्कर देगी। दोस्तों, अगर ये फैक्ट आप लोग को पता था तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आप लोग के अंदर एक सवाल तो जरूर उठता होगा कि ट्रेन के लास्ट वाले डिब्बे पे क्रॉस का निशान क्यों बना होता है। आइए जानते हैं। इससे दोस्तों ट्रेन के दुर्घटना होने से भी बचाता है। इस क्रॉस के निशान से स्टेशन मास्टर समझ जाता है कि कोई ट्रेन का डिब्बा इस गाड़ी से अलग नहीं हुआ है। इसलिए दोस्तों ट्रेन के लास्ट वाले डिब्बे पे क्रॉस का निशान बना होता है। दोस्तों, आप लोग के अंदर एक सवाल और उठता होगा कि रात के समय इस क्रॉस को कैसे देखते हैं। आइए जानते हैं। दोस्तों, रात के समय एक क्रॉस का निशान तो नहीं दिखता है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि क्रॉस के निशान के नीचे एक रेड कलर की बत्ती लगी रहती है, जिससे यह स्टेशन मास्टर को पता चल जाता है कोई डिब्बा ट्रेन से अलग नहीं हुआ है। दोस्तों, अगर ये फैक्ट आप लोग को पता था तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक बार एक लड़का अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए अपने दादाजी के पास गांव में आया। एक दिन जब वह अपने दादाजी के पास बैठा था, दादाजी से एक सवाल पूछा कि दादाजी ये सफलता का राज क्या है। इस पर दादाजी ने उसने अपने पास वाले नर्सरी के पास लेके गए, वहां से 2 पौधे खरीद लेने को कहा। उन्होंने एक पौधा घर के अंदर लगाने को कहा और दूसरा पौधा घर के बाहर लगाने को कहा। फिर दादाजी ने अपने पोते से कहा, तुम्हें क्या लगता है इन दोनों में से सबसे ज्यादा सफल कौन होगा? फिर पोते ने जवाब दिया कि अंदर वाला पौधा ज्यादा सफल होगा। फिर दादाजी ने पूछा, ऐसा क्यों? पोते ने जवाब दिया, क्योंकि बाहर वाला पौधा प्राकृतिक खतरों से खाली नहीं है, जबकि अंदर वाला पौधा प्राकृतिक खतरों से बचा रहेगा। फिर दादाजी अपने पोते की बात सुनकर मुस्कुरा उठे। फिर लड़का वापस अपने शहर चला गया। कुछ साल बाद जब वह फिर से गांव में वापस आया, दादाजी से मिलते ही पूछा कि दादाजी वो पौधा क्या हुआ? फिर दादाजी ने उसे अंदर वाले पौधे के पास लेके गए। वह पौधा अब बहुत बड़ा हो चुका था। लड़के ने अपने दादाजी की ओर देखते हुए कहा कि मैंने कहा था ना, यही पौधा ज्यादा सफल होगा। वैसे बाहर वाले पौधे का क्या हुआ? दादाजी उसे बाहर वाले पौधे के पास लेके गए। लड़का देखते हुए हैरान रह गया। बाहर वाला पौधा एक विशाल पेड़ बन चुका था।
दादाजी से पूछा, ऐसा कैसे संभव है? इम्पॉसिबल। बाहर वाला पौधा इतना विशाल पेड़ बन गया, अंदर वाला पौधा इतना विकसित नहीं हो पाया। दादाजी ने उससे बताया कि जीवन में खतरों से जूझकर ही सफलता हासिल हो सकती है। सफलता का राज यही है। इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कुछ समय की बात है, हरीश नाम का एक लड़का था। उसको दौड़ने का बहुत शौक था। वह कई मैराथन में हिस्सा ले चुका था, परंतु वह किसी भी रेस को पूरी नहीं कर पाता था। एक दिन उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह रेस पूरी जरूर करेगा। अब रेस शुरू हुई। हरीश ने भी दौड़ना शुरू किया। धीरे धीरे सारे धावक आगे निकल रहे थे, मगर वह हरीश थक गया था। वह रुक गया। फिर उसने खुद से बोला, अगर मैं दौड़ नहीं सकता, कम से कम चल तो सकता हूं। उसने ऐसा ही किया। वह धीरे धीरे चलने लगा, मगर वह आगे जरूर बढ़ रहा था। अब वह बहुत ज्यादा थक गया था और नीचे गिर पड़ा। उसने खुद को बोला कि वह कैसे भी करके आज दौड़ को पूरी जरूर करेगा। वह जिद करके वापस उठा, लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा और अंततः वह रेस पूरी कर गया। माना कि वह रेस हार चुका था, लेकिन आज उसका विश्वास चरम पर था, क्योंकि आज से पहले रेस को कभी पूरा ही नहीं कर पाया था। वह जमीन पर पड़ा हुआ था क्योंकि उसके पैरों की मांसपेशियों में बहुत खिंचाव हो चुका था। लेकिन आज वह बहुत खुश था, क्योंकि आज वह हार कर भी जीता था। दोस्तों, हम भी तो इस तरह की गलतियां करते हैं हमारे लाइफ में। कभी भी अगर कोई परेशानी होती है तो इस काम को नहीं करते और छोड़ देते हैं। इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आप लोग के अंदर एक सवाल तो जरूर उठता होगा कि ट्रेन के लास्ट वाले डिब्बे पे क्रॉस का निशान क्यों बना होता है। आइए जानते हैं। इससे दोस्तों ट्रेन के दुर्घटना होने से भी बचाता है। इस क्रॉस के निशान से स्टेशन मास्टर समझ जाता है कि कोई ट्रेन का डिब्बा इस गाड़ी से अलग नहीं हुआ है। इसलिए दोस्तों ट्रेन के लास्ट वाले डिब्बे पे क्रॉस का निशान बना होता है। दोस्तों, आप लोग के अंदर एक सवाल और उठता होगा कि रात के समय इस क्रॉस को कैसे देखते हैं। आइए जानते हैं। दोस्तों, रात के समय एक क्रॉस का निशान तो नहीं दिखता है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि क्रॉस के निशान के नीचे एक रेड कलर की बत्ती लगी रहती है, जिससे यह स्टेशन मास्टर को पता चल जाता है कोई डिब्बा ट्रेन से अलग नहीं हुआ है। दोस्तों, अगर ये फैक्ट आप लोग को पता था तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक बार एक लड़का अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए अपने दादाजी के पास गांव में आया। एक दिन जब वह अपने दादाजी के पास बैठा था, दादाजी से एक सवाल पूछा कि दादाजी, ये सफलता का राज क्या है। इस पर दादाजी ने उसने अपने पास वाले नर्सरी के पास लेके गए, वहां से 2 पौधे खरीद लेने को कहा। उन्होंने एक पौधा घर के अंदर लगाने को कहा और दूसरा पौधा घर के बाहर लगाने को कहा। फिर दादाजी ने अपने पोते से कहा, तुम्हें क्या लगता है, इन दोनों में से सबसे ज्यादा सफल कौन होगा। फिर पोते ने जवाब दिया कि अंदर वाला पौधा ज्यादा सफल होगा। फिर दादाजी ने पूछा, ऐसा क्यों। पोते ने जवाब दिया, क्योंकि बाहर वाला पौधा प्राकृतिक खतरों से खाली नहीं है, जबकि अंदर वाला पौधा प्राकृतिक खतरों से बचा रहेगा। फिर दादाजी अपने पोते की बात सुनकर मुस्कुरा उठे। फिर लड़का वापस अपने शहर चला गया। कुछ साल बाद जब वह फिर से गांव में वापस आया, दादाजी से मिलते ही पूछा कि दादाजी, वो पौधा क्या हुआ। फिर दादाजी ने उसे अंदर वाले पौधे के पास लेके गए। वह पौधा अब बहुत बड़ा हो चुका था। लड़के ने अपने दादाजी की ओर देखते हुए कहा कि मैंने कहा था ना कि यही पौधा ज्यादा सफल होगा। वैसे बाहर वाले पौधे का क्या हुआ। दादाजी उसे बाहर वाले पौधे के पास लेके गए। लड़का देखते हुए हैरान रह गया। बाहर वाला पौधा एक विशाल पेड़ बन चुका था। दादाजी से पूछा, ऐसा कैसे संभव है। इम्पॉसिबल। बाहर वाला पौधा इतना विशाल पेड़ बन गया, अंदर वाला पौधा इतना विकसित नहीं हो पाया। दादाजी ने उससे बताया कि जीवन में खतरों से जूझकर ही सफलता हासिल हो सकती है। सफलता का राज यही है।
इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कुछ समय की बात है, हरीश नाम का एक लड़का था। उसको दौड़ने का बहुत शौक था। वह कई मैराथन में हिस्सा ले चुका था, परंतु वह किसी भी रेस को पूरी नहीं कर पाता था। एक दिन उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह रेस पूरी जरूर करेगा। अब रेस शुरू हुई। हरीश ने भी दौड़ना शुरू किया। धीरे धीरे सारे धावक आगे निकल रहे थे, मगर वह हरीश थक गया था। वह रुक गया। फिर उसने खुद से बोला, अगर मैं दौड़ नहीं सकता, कम से कम चल तो सकता हूं। उसने ऐसा ही किया। वह धीरे धीरे चलने लगा, मगर वह आगे जरूर बढ़ रहा था। अब वह बहुत ज्यादा थक गया था और नीचे गिर पड़ा। उसने खुद को बोला कि वह कैसे भी करके आज दौड़ को पूरी जरूर करेगा। वह जिद करके वापस उठा, लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा और अंततः वह रेस पूरी कर गया। माना कि वह रेस हार चुका था, लेकिन आज उसका विश्वास चरम पर था, क्योंकि आज से पहले रेस को कभी पूरा ही नहीं कर पाया था। वह जमीन पर पड़ा हुआ था, क्योंकि उसके पैरों की मांसपेशियों में बहुत खिंचाव हो चुका था। लेकिन आज वह बहुत खुश था, क्योंकि आज वह हार कर भी जीता था। दोस्तों, हम भी तो इस तरह की गलतियां करते हैं हमारे लाइफ में। कभी भी अगर कोई परेशानी होती है तो इस काम को नहीं करते और छोड़ देते हैं। इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मनुष्य का दिमाग जिन वस्तुओं के बारे में सोच सकता है या जिन चीजों पर विश्वास कर सकता है, उसे प्राप्त भी कर सकता है। इतने मजबूत बनिए कि आपकी मन की इच्छा को कोई भी खत्म ना कर सके। अलादीन और उसकी चिराग के बारे में सोचे, जिन हमेशा एक बात कहता है कि आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। कहानी में बताया जाता है जिन 3 इच्छाओं को पूरी करता है। लेकिन आप अगर कहानी की तह तक जाएंगे तो पाएंगे इच्छाएं की कोई सीमा नहीं होती। जितनी इच्छा पूरी होती जाएगी, हर दिन के बारे में पहले से सोच लें कि आप उसे कैसा बनाना चाहते हैं। बॉलीवुड की एक प्रसिद्ध फिल्म के अभिनेता कहते हैं कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उससे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। सभी सफल लोग का लक्ष्य पूरी तरह से केंद्रित होता है। वे भली भांति जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं और उसे हासिल करने के लिए लाइफ के हर दिन अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं। लक्ष्य को तय करने की क्षमता सफलता का मुख्य योग्यता है। कल्पना करें कि आप अपने लिए जो भी लक्ष्य चुनते हैं, आप में उसे पाने की जन्मजात योग्यता है। आप सचमुच क्या बनना या पाना और प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन के इंपॉर्टेंट गोल को लिखें और आगे आने वाले महीने या वर्षों में क्या बनना, करना या पाना चाहते हैं, उसकी सूची का विश्लेषण करें और उन कामों को चुन लें जिनका आपके जीवन पर सबसे ज्यादा संभावित परिणाम हो सकता है। और हर दिन अपने लक्ष्य की समीक्षा करें। यह आपको सफलता के मार्ग पर ले जाएगा। जीवन में हो या किसी भी व्यवसाय में, सफलता प्राप्त करने के लिए लगातार सकारात्मक रहना बहुत आवश्यक है। अपने आप को उस क्षेत्र में ले जाएं जहां बहुत ज्यादा मुश्किलें हो और जहां आपकी इच्छा अनुसार कुछ नहीं हो रहा हो। हम में से ज्यादातर लोग असफल होने पर इतने निराश हो जाते हैं कि हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा उनके साथ क्यों होता है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि सफलता तक पहुंचने का रास्ता असफलता की गलियों से ही गुजरता है। दुनिया में कोई भी सफल व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसने असफलता का सामना ना किया हो। अगर विश्वास ना होता हो तो विश्व के उन सफल व्यक्तियों की असफलताओं की कहानियां जरूर पढ़िएगा। एक व्यक्ति
व्यक्ति ने एक पादरी के सामने अपने पड़ोसी की खूब निंदा की। बाद में जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह पुनः पादरी के पास पहुंचा और उस गलती के लिए क्षमा याचना करने लगा। पादरी ने उससे कहा कि वह पंखों से भरा एक थैला शहर के बीचों बीच बिखेर दे। उस व्यक्ति ने पादरी की बात सुनकर ऐसा ही किया और फिर पादरी के पास पहुंच गया। उस व्यक्ति की बात सुनकर पादरी ने उससे कहा कि जाओ और उन सभी पंखों को फिर से थैले में भरकर वापस ले आओ। वह व्यक्ति थोड़ा हिचका, पर पादरी का आदेश मानते हुए उसने ऐसा करने की कोशिश की। काफी प्रयत्न करने के बाद भी वह सभी पंखों को जमा नहीं कर सका। जब आधा भरा थैला लेकर वह पादरी के सामने पहुंचा तो पादरी ने उससे कहा कि यही बात हमारे जीवन में भी लागू होती है। जिस तरह तुम पंख वापस नहीं ला सकते, उसी तरह तुम्हारे कटु वचन भी वापस नहीं किया जा सकता। उस व्यक्ति का जो नुकसान हुआ है अब उसकी भरपाई संभव नहीं है। आलोचना का मतलब नकारात्मक बातें करना और शिकायत करना ही नहीं होता, बल्कि आलोचना सकारात्मक भी हो सकती है। आपकी कोशिश यह होनी चाहिए कि आपकी आलोचना से, आपके द्वारा सुझाए विचारों से उसकी सहायता हो जाए। दोस्तों, इससे आपकी शिक्षा मिलती है कि कई बार देखा होगा कि माँ बाप के द्वारा बच्चों से की गई बातचीत को ढंग और उनके भविष्य के रूपरेखा से भी तय कर देता है। इसलिए घर से लेकर बाहर दोस्तों के साथ कुछ भी कहने में सावधानी बरते। इसलिए अगर आप समझकर बोलेंगे तो हमेशा फायदे में। एक बार एक टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे। बच्चों को कुछ नया सिखाने के लिए टीचर ने अपने जेब से 100 रुपए का एक नोट निकाला। अब बच्चों की तरफ वह नोट दिखाकर कहा, क्या आप लोग बता सकते हैं कि यह कितने रुपए का नोट है? सभी बच्चों ने जवाब दिया, जी सर, यह 100 रुपए का नोट है। तो टीचर ने कहा, इस नोट को कौन कौन लेना चाहेगा? सभी बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया। अब उस टीचर ने उस नोट को अपने मुट्ठी में बंद करके बुरी तरह मसला, जिससे वह नोट बुरी तरह कुचल सा गया। अब टीचर ने फिर से बच्चों को नोट दिखाकर कहा कि अब यह नोट कुचल सा गया है, अब इसे कौन लेना चाहेगा? तो सभी बच्चों ने फिर हाथ उठा दिया। अब उस टीचर ने उस नोट को जमीन पर फेंका और अपने जूते से बुरी तरह कुचला। फिर टीचर ने नोट उठाकर फिर से बच्चों को दिखाया और पूछा कि अब इस नोट को कौन लेना चाहेगा? तो सभी बच्चों ने फिर से हाथ उठा दिया। अब टीचर ने कहा कि बच्चों, आज मैंने आपको एक बहुत बड़ा पढ़ाया है। ये 100 रुपए का नोट था। ये 100 रुपए का नोट था। जब मैंने उसे हाथ से कुचला तो यह नोट कुचल गया, लेकिन इसकी कीमत 100 रुपए ही रही। इसके बाद जब मैंने इसे जूते से मसला तो ये नोट गंदा हो गया, लेकिन फिर भी इसकी कीमत 100 रुपए ही रही। ठीक वैसे ही इंसान की जो कीमत है और इंसान की जो काबिलियत है वो हमेशा वही रहती है। आपके ऊपर चाहे कितने भी मुश्किलें आ जाएं, चाहे जितनी मुसीबतें की धूल आपके ऊपर गिरे, लेकिन आपको अपनी कीमत नहीं गंवानी है। आप कल भी बेहतर थे और आज भी बेहतर हैं। शिक्षा का मतलब केवल नौकरी पाना नहीं होता दोस्तों। शिक्षा का उद्देश्य है आपको शिक्षित बनाना, ताकि आप किसी भी क्षेत्र या विभाग में उन्नति कर सके। जिस दिन शिक्षा का मतलब नौकरी पाना हो गया, उस दिन नौकर पैदा होंगे, मालिक नहीं। इसलिए दोस्तों, शिक्षित होना बहुत जरूरी है। पढ़ लिख के केवल नौकरी पाना नहीं होता दोस्तों। पढ़ने लिखने से आपको ज्ञान मिलता है, जिससे आप कोई भी काम करो सोच समझ के ध्यान पूर्वक करो। शिक्षा एक अनमोल रत्न की तरह है। शिक्षित होना आपकी नौकरी से ज्यादा जरूरी है। जो आप सोच के चलते हो कि मुझे नौकरी मिले इसलिए मैं पढ़ रहा हूं, ये सोच के मत पढ़िए। हाँ, एक उद्देश्य बना के जरूर पढ़िए कि मुझे ये पाना है, ये हासिल करना है। लेकिन शिक्षित बनने से आप नौकरी ना ही पाए तो भी चल जाएगा। इससे आप किसी भी क्षेत्र में या किसी भी विभाग में अपनी तरह से उन्नति कर पाओगे। इसलिए दोस्तों, हमें शिक्षित होना बहुत जरूरी है।
अशिक्षित लोगों को बनाना भी बहुत जरूरी है। इससे हमारा देश आगे बढ़ेगा। इसलिए दोस्तों, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश और वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश। इसलिए वाणी को बीड़ा बनाएं, वाणी को बाण ना बनाएं, क्योंकि बीड़ा बनेगी तो जीवन में संगीत होगा और बाण बनेगी तो जीवन में महाभारत होगा। किसी भी व्यक्ति को बहुत ईमानदार नहीं होना चाहिए। सीधे वृक्ष और व्यक्ति पहले काटे जाते हैं। कष्ट और विपत्ति मनुष्य को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण हैं। जो साहस के साथ इनका सामना करते हैं वे विजयी होते हैं। कड़वा सच, माता पिता की नसीहत सबको बुरी लगती है, पर माता पिता की वसीयत सबको अच्छी लगती है। हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। धर्म कभी नहीं सिखाता कि आप अपनी तुलना किसी से करो। धर्म ये जरूर सिखाता है कि सभी एक साथ मिलकर साथ चलो। एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान यह है कि उसमें कोई अहंकार या अभिमान ना हो। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं होता है। क्षमा उस फूल के समान होता है जो कुचले जाने के बाद भी खुशबू देता रहता है। अच्छे व्यक्ति की पहचान के लिए अच्छा हृदय चाहिए, तेज दिमाग नहीं, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करता रहता है, हृदय हमेशा प्रेम देखता है। समुद्र को घमंड था कि मैं पूरी दुनिया को डुबा सकता हूँ। समुद्र को घमंड था कि मैं पूरी दुनिया को डुबा सकता हूँ। इतने में एक तेल की बूंद आई और तैर के चली गई। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सदियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। आप अपनी जिंदगी की तुलना अन्य लोगों के साथ मत करो, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों ही चमकते हैं, लेकिन अपने अपने समय पर। अगर समझाने से लोग समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। दुष्ट और सांप, इन दोनों में सांप अच्छा है, ना कि दुष्ट। सांप तो एक ही बार डसता है, किंतु दुष्ट तो पग पग पर डसता रहता है। अपने कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं, क्योंकि राशि तो राम और रावण का भी एक ही था, लेकिन नियति ने उन्हें फल उनके कर्म के अनुसार दिया। कड़वा सच, माता पिता की नसीहत सबको बुरी लगती है, पर माता पिता की वसीयत सबको अच्छी लगती है। हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। आदमी के शब्द नहीं, उसका वक्त बोलता है। दो जहां के बीच फर्क सिर्फ एक सांस का है। चल रही है तो यहां, रुक गई तो वहां। इंसान भी कितना अजीब है। प्रार्थना करते वक्त समझता है कि भगवान सब सुन रहा है, पर निंदा करते वक्त ये भूल जाता है। पुण्य करते वक्त समझता है कि भगवान सब देख रहा है, पर पाप करते वक्त ये सब भूल जाता है। दान करते वक्त समझता है कि भगवान सब में बसता है, पर चोरी करते वक्त ये भूल जाता है। प्रेम करते वक्त समझता है कि सारी दुनिया ईश्वर ने बनाई है, पर नफरत करते वक्त ये भूल जाता है। और फिर भी मनुष्य अपने आप को बुद्धिमान समझता है।
कहीं न कहीं कर्मों का डर है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ न होती। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। तन जितना घूमे उतना ही स्वस्थ रहता है, और मन जितना स्थिर रहे उतना ही स्वस्थ रहता है। चौराहे पर खड़ी नेकी और बदी दोनों इंतजार करते हैं। कर्म अच्छे होंगे तो नेकी गले लगा लेगी, वरना बदी के हवाले हो जाओगे। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन के बाद आपको कोई रुला नहीं सकता। अगर चाहते हो कि भगवान मिले तो कर्म ऐसा करो जिससे दुआ मिले। कैसे करूं शुक्रिया तेरी मेहरबानियों का मेरे रब। मुझे मांगने का सलीका नहीं है, पर तू देने की हर अदा जानता है। इस पूरी कायनात में मेरे जर्रे भर वजूद का कोई तो मायना होगा, क्योंकि मेरा ईश्वर कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता। प्रेम चाहिए तो समर्पण खर्च करना होगा, विश्वास चाहिए तो निष्ठा खर्च करनी होगी, साथ चाहिए तो समय खर्च करना होगा। किसने कहा रिश्ते मुफ्त में मिलते हैं? मुफ्त में तो हवा भी नहीं मिलती। एक सांस भी तभी आती है जब एक सांस छोड़ी जाती है। ईश्वर की बनाई ये सृष्टि बेशकीमती खजानों से भरी है, पर चौकीदार एक भी नहीं। व्यवस्था इतनी खूबसूरत कि दुनिया में अरबों व्यक्तियों का आवागमन हर साल होता है, परंतु यहां से कोई एक तीली भी नहीं ले जा सकता। भगवान कहते हैं हर बार संभाल लूंगा, गिरो तुम चाहे जितनी भी बार, पर गुजारिश एक ही है, कभी मेरी नजरों से मत गिरना। खिल सको तो फूल की तरह खिलो, जल सको तो दीप की तरह जलो, मिल सको तो दूध में पानी की तरह मिलो। ऐसी ही जीवन की नीति हो, रीति हो, प्रीति हो। सबका ख्याल रखना, पर अपना भी ख्याल रखना। हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। साहेब बंदगी। दोस्तों, संडे यानी छुट्टी का दिन, बच्चों के लिए मस्ती का दिन, बड़ों के लिए आराम का दिन और बहुत सारे लोगों के लिए काम निपटाने का दिन। जी हाँ दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर रविवार को ही छुट्टी क्यों होती है? दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं, अंग्रेजी शासन काल में भारत में मजदूर 7 दिन काम करते थे, जिस कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था। इनके लिए लंच का समय भी निर्धारित नहीं किया गया था। सन 1857 में मजदूरों के नेता मेघाजी लोखंडे ने आवाज उठाते हुए कहा कि सप्ताह में एक दिन ऐसा होना चाहिए जब मजदूर आराम करने के साथ साथ खुद को वक्त दे सके। माना जाता है कि उनके प्रयास में 10 जून 1890 को अंग्रेजी हुकूमत ने सबके लिए रविवार की दिन छुट्टी घोषित की। जी हाँ दोस्तों, ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, संडे यानी छुट्टी का दिन, बच्चों के लिए मस्ती का दिन, बड़ों के लिए आराम का दिन और बहुत सारे लोगों के लिए काम निपटाने का दिन। जी हाँ दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर रविवार को ही छुट्टी क्यों होती है? दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं, अंग्रेजी शासन काल में भारत में मजदूर 7 दिन काम करते थे, जिस कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था। इनके लिए लंच का समय भी निर्धारित नहीं किया गया था। सन 1857 में मजदूरों के नेता मेघाजी लोखंडे ने आवाज उठाते हुए कहा कि सप्ताह में एक दिन ऐसा होना चाहिए जब मजदूर आराम करने के साथ साथ खुद को वक्त दे सके। माना जाता है कि उनके प्रयास में 10 जून 1890 को अंग्रेजी हुकूमत ने सबके लिए रविवार की दिन छुट्टी घोषित की। जी हाँ दोस्तों, ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, आप लोग के अंदर एक सवाल तो जरूर उठता होगा, आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस पर नाम उल्टा क्यों लिखा रहता है? जी हाँ दोस्तों, दरअसल दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, एम्बुलेंस का प्रयोग रोगियों को लेने के लिए किया जाता है, क्योंकि जब एम्बुलेंस गंभीर बीमारी के रोगियों को ले जाती है तो वह काफी तेज से चलती है और उससे आगे की तरफ एम्बुलेंस के अक्षरों को उल्टा लिख दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों,
ताकि उससे आगे चलने वाली गाड़ियों को उनकी पीछे दिखने वाले शीशे यानी दर्पण में एम्बुलेंस पर लिखे अक्षर सीधे दिखाई दे और एम्बुलेंस को जल्दी से ही रास्ता दे सके। जी हाँ दोस्तों, यही कारण है कि एम्बुलेंस पर नाम उल्टा लिखा जाता है। दोस्तों, ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, आप लोग के अंदर एक सवाल तो जरूर उठता होगा, खून का रंग लाल क्यों होता है? जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं, मनुष्य के शरीर में खून, प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं से मिलकर बना होता है। ये रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 लाल रक्त कणिकाएं, नंबर 2 श्वेत रक्त कणिकाएं और नंबर 3 प्लेटलेट्स। इनके अलग अलग कार्य होते हैं। लाल रक्त कणिकाएं शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करती है। लाल रक्त कणिकाएं में लाल रंग का हीमोग्लोबिन होता है। जी हाँ दोस्तों, जिसकी वजह से ये लाल रंग दिखाई देती है और उनकी संख्या खून में 97% होती है। यही कारण है कि खून का रंग लाल दिखाई देता है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे पेड़ पौधे में हरे रंग का क्लोरोफिल होने के कारण उनके पत्तों का रंग हरा दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, आपने एलोवेरा का नाम तो जरूर सुना होगा। क्या आपने कभी ये सोचा होगा कि आपके चेहरे और शरीर को स्वस्थ बनाने वाले और औषधियाँ बनाने वाले एलोवेरा आपके मोबाइल में यूज होने वाले मेमोरी चिप बनाने में भी उपयोग किया जा सकता है? मैं आपको बता दूं, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT इंदौर ने एलोवेरा के पौधे पर एक रिसर्च किया है, जिसमें यह पता चला है एलोवेरा के फूल के अर्क से जो रासायनिक अवयव होते हैं उनका उपयोग आपके मोबाइल में यूज होने वाले चिप मेमोरी स्टोरेज के लिए भी किया जा सकता है। और मैं आपको बता दूं, इसको आप इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों, अगर ये फैक्ट आप लोग को मालूम था तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर नहीं मालूम था तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं, जल मनुष्य के शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जो प्रचुर मात्रा में ना मिलने के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि मनुष्य के शरीर में लगभग कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? दोस्तों, मनुष्य के शरीर में लगभग 60% जल पाया जाता है, जिसमें से मस्तिष्क में 85% जल पाया जाता है और रक्त में 79% जल पाया जाता है। दोस्तों, मैं आप लोग को और बता दूं कि फेफड़ों में लगभग 80% जल पाया जाता है। दोस्तों, अगर ये फैक्ट आप लोग को मालूम था तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप लोग के अंदर एक सवाल तो जरूर उठता होगा, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत पानी पीने के योग्य है? आइए जानते हैं दोस्तों। पृथ्वी पर 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, 1.6% पानी जमीन के नीचे है और 0.001% वाष्प और बादलों के रूप में है। पृथ्वी की सतह पर जो पानी है उसमें से 97% सागरों और महासागरों में है, जो नमकीन है और पीने के काम नहीं आ सकता। केवल 3% पानी पीने के योग्य है, जिसमें से 2.4% ग्लेशियर और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में जमा हुआ है और केवल 0.6% पानी नदियां और झीलों और तालाबों में है, जिसे इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, अगर ये फैक्ट आप लोग को मालूम था तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आप लोग के अंदर एक सवाल तो जरूर उठता होगा कि ट्रेन के लास्ट वाले डिब्बे पे क्रॉस का निशान क्यों बना होता है? आइए जानते हैं। इससे दोस्तों ट्रेन के दुर्घटना होने से भी बचाता है। इस क्रॉस के निशान से स्टेशन मास्टर समझ जाता है कि कोई ट्रेन का डिब्बा इस गाड़ी से अलग नहीं हुआ है, इसलिए दोस्तों ट्रेन के लास्ट वाले डिब्बे पे क्रॉस का निशान बना होता है। दोस्तों, आप लोग के अंदर एक सवाल और उठता होगा कि रात के समय इस क्रॉस को कैसे देखते हैं? आइए जानते हैं। दोस्तों, रात के समय एक क्रॉस का निशान तो नहीं दिखता है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि क्रॉस के निशान के नीचे एक रेड कलर की बत्ती लगी रहती है, जिससे यह स्टेशन मास्टर को पता चल जाता है कोई डिब्बा ट्रेन से अलग नहीं हुआ है। दोस्तों, अगर ये फैक्ट आप लोग को पता था तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, क्या आप लोग को मालूम है ओप्पो, वीवो और वन प्लस के मालिक कौन है? आइए जानते हैं। बाजार में ओप्पो, वीवो और वन प्लस के स्मार्टफोन की बाढ़ सी आई हुई है।
यदि आप भी इस माथापच्ची में जुटे हैं कि इन तीनों में से सबसे बेहतर कौन है, तो आपको पहले यह जान लेना चाहिए कि इन तीनों मोबाइल फोन कंपनी का मालिकाना हक एक ही है। चाइनीज मोबाइल कंपनी BBK इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन के पास है। 22 साल पुरानी इस कंपनी के हेडक्वार्टर चीन के डोंगगुआन शहर में है और कंपनी के मालिक का नाम डुआन योंगपिंग है। डोंगगुआन में यह कंपनी करीब 10,000 हेक्टेयर में फैली हुई है, जिसमें 1700 अधिक कर्मचारी हैं। भारतीय बाजार में दस्तक के 2 साल में ही चीन की इस कंपनी की चीन की दूसरी सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनी के रूप में नाम दर्ज किया गया है। दोस्तों, अगर ये फैक्ट आप लोग को मालूम था तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं मनुष्य की आंख कितने मेगापिक्सल की होती है? आज हम इसके बारे में जानेंगे कि आंखें हमारे लिए कितना जरूरी यानी महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, इन आंखों से हम इन रंगीन दुनिया को देख पाते हैं। दोस्तों, जब हम किसी दुकान पर मोबाइल या कैमरा खरीदने जाते हैं तो हम ये जरूर देखते हैं कि मोबाइल का कैमरा कितने मेगापिक्सल का है। और दोस्तों, ज्यादातर ज्यादा से ज्यादा मेगापिक्सल वाले कैमरा लेने की कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि मनुष्य की आंख भी एक कैमरे की तरह काम करती है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा होगा कि मनुष्य का आंख कितने मेगापिक्सल की होती है? दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, आप अपने स्कूल में ये जरूर पढ़े होंगे कि जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों की रेटिना पर पड़ता है और वो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब संवेदनाओं द्वारा हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि हम कौन सी वस्तु देख रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कैमरा का आविष्कार किया गया। कैमरा रेटिना की जगह लेंस पर काम करता है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, एक साधारण व्यक्ति की आंखों में 24,000 इंटू 24,000 पिक्सल होते हैं, जो 576 मेगापिक्सल के बराबर होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो व्यक्ति के दोनों आंखों मिलाकर जो चित्र हमारे दिमाग तक पहुंचाती है और लगभग 576 मेगापिक्सल की होती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। दोस्तों, एक ऐसी पक्षी जिसे आपने कभी देखी होगी या नहीं, उस पक्षी का नाम हरियल पक्षी है। यह एक ऐसी पक्षी है जो कभी जमीन पर नहीं बैठती है। जी हाँ दोस्तों, यह पक्षी हमारे भारत देश के महाराष्ट्र का राजकीय पक्षी है, जो बिल्कुल कबूतर के आकार की होती है। हरियल पक्षी भारत के अलावा पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बर्मा, चीन इन देशों में भी पाई जाती है और ये पक्षी ऊंचाई पर रहना पसंद करती हैं। हरियल पक्षी शाकाहारी होने के नाते फल और अंकुर अनाज खाते हैं। हरियल पक्षी का वजन लगभग 230 से 250 ग्राम के आसपास होती है। हरियल पक्षी शर्मीली पक्षी है जो मनुष्य को देखते ही गुम हो जाती है। हरियल पक्षी पीला और हरा रंग की होती हैं, इसलिए इनका नाम हरियल पक्षी रखा गया। दोस्तों, एक ऐसी पक्षी जिसे आपने कभी देखी होगी या नहीं, उस पक्षी का नाम हरियल पक्षी है। यह एक ऐसी पक्षी है जो कभी जमीन पर नहीं बैठती है। जी हाँ दोस्तों, यह पक्षी हमारे भारत देश के महाराष्ट्र का राजकीय पक्षी है, जो बिल्कुल कबूतर के आकार की होती है। हरियल पक्षी भारत के अलावा पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बर्मा, चीन इन देशों में भी पाई जाती है और ये पक्षी ऊंचाई पर रहना पसंद करती हैं। हरियल पक्षी शाकाहारी होने के नाते फल और अंकुर अनाज खाते हैं। हरियल पक्षी का वजन लगभग 230 से 250 ग्राम के आसपास होती है। हरियल पक्षी शर्मीली पक्षी है जो मनुष्य को देखते ही गुम हो जाती है। हरियल पक्षी पीला और हरा रंग की होती हैं, इसलिए इनका नाम हरियल पक्षी रखा गया। आपने कभी ये सोचा है कि ज्यादातर पायलट क्लीन शेव क्यों होते हैं, दाढ़ी और मूंछ क्यों नहीं रखते हैं? इसके पीछे एक विशेष कारण है, आइए जानते हैं। एयरलाइन पायलट की उड़ान के दौरान कुछ पॉइंट सप्लीमेंट ऑक्सीजन मास्क पहनना होता है। ऐसा तब होता है जब विमान में कभी भी दबाव 12,500 फीट से ऊपर होता है, या यदि पायलट में कोई एक अकेले विमान उड़ा रहा है। इसे लेकर तर्क यह दिया जाता है कि यदि ऑक्सीजन मास्क का उपयोग करते समय एक पायलट की दाढ़ी होती है तो जोखिम यह है कि उनके चेहरे बाल होने के कारण मास्क फिट नहीं होता। इस प्रकार पायलट की ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी नहीं हो पाएगी। दोस्तों, अगर ये फैक्ट आप लोग को मालूम था तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
एक बार एक लड़का अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए अपने दादाजी के पास गांव में आया। एक दिन जब वह अपने दादाजी के पास बैठा था, दादाजी से एक सवाल पूछा कि दादाजी ये सफलता का राज क्या है। इस पर दादाजी ने उसने अपने पास वाले नर्सरी के पास लेके गए, जहां वहां से 2 पौधे खरीद लेने को कहा। उन्होंने एक पौधा घर के अंदर लगाने को कहा और दूसरा पौधा घर के बाहर लगाने को कहा। फिर दादाजी ने अपने पोते से कहा, तुम्हें क्या लगता है इन दोनों में से सबसे ज्यादा सफल कौन होगा? फिर पोते ने जवाब दिया कि अंदर वाला पौधा ज्यादा सफल होगा। फिर दादाजी ने पूछा, ऐसा क्यों? पोते ने जवाब दिया, क्योंकि बाहर वाला पौधा प्राकृतिक खतरों से खाली नहीं है, जबकि अंदर वाला पौधा प्राकृतिक खतरों से बचा रहेगा। फिर दादाजी अपने पोते की बात सुनकर मुस्कुरा उठे। फिर लड़का वापस अपने शहर चला गया। कुछ साल बाद जब वह फिर से गांव में वापस आया, दादाजी से मिलते ही पूछा कि दादाजी वो पौधा क्या हुआ? फिर दादाजी ने उसे अंदर वाले पौधे के पास लेके गए। वह पौधा अब बहुत बड़ा हो चुका था। लड़के ने अपने दादाजी से और देखते हुए कहा कि मैंने कहा था ना कि यही पौधा ज्यादा सफल होगा। वैसे बाहर वाले पौधे का क्या हुआ? दादाजी उसे बाहर वाले पौधे के पास लेके गए। लड़का देखते हुए हैरान रह गया। बाहर वाला पौधा एक विशाल पेड़ बन चुका था। दादाजी से पूछा, ऐसा कैसे संभव है? इम्पॉसिबल। बाहर वाला पौधा इतना विशाल पेड़ बन गया, अंदर वाला पौधा इतना विकसित नहीं हो पाया। दादाजी ने उससे बताया कि जीवन में खतरों से जूझकर ही सफलता हासिल हो सकती है। सफलता का राज यही है। इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कुछ समय की बात है, हरीश नाम का एक लड़का था। उसको दौड़ने का बहुत शौक था। वह कई मैराथन में हिस्सा ले चुका था, परंतु वह किसी भी रेस को पूरी नहीं कर पाता था। एक दिन उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह रेस पूरी जरूर करेगा। अब रेस शुरू हुई। हरीश ने भी दौड़ना शुरू किया। धीरे धीरे सारे धावक आगे निकल रहे थे, मगर वह हरीश थक गया था। वह रुक गया। फिर उसने खुद से बोला, अगर मैं दौड़ नहीं सकता, कम से कम चल तो सकता हूं। उसने ऐसा ही किया। वह धीरे धीरे चलने लगा, मगर वह आगे जरूर बढ़ रहा था। अब वह बहुत ज्यादा थक गया था और नीचे गिर पड़ा। उसने खुद को बोला कि वह कैसे भी करके आज दौड़ को पूरी जरूर करेगा। वह जिद करके वापस उठा, लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा और अंततः वह रेस पूरी कर गया। माना कि वह रेस हार चुका था, लेकिन आज उसका विश्वास चरम पर था, क्योंकि आज से पहले रेस को कभी पूरा ही नहीं कर पाया था। वह जमीन पर पड़ा हुआ था, क्योंकि उसके पैरों की मांसपेशियों में बहुत खिंचाव हो चुका था। लेकिन आज वह बहुत खुश था, क्योंकि आज वह हार कर भी जीता था। दोस्तों, हम भी तो इस तरह की गलतियां करते हैं हमारे लाइफ में। कभी भी अगर कोई परेशानी होती है तो इस काम को नहीं करते और छोड़ देते हैं। इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये बात उस समय की है जब पाकिस्तान के अब्दुल खालिद को एशिया का तब सबसे तेज धावक माना जाता था, लेकिन भारत के मिल्खा सिंह ने उसे टोक्यो में हरा दिया। तब पाकिस्तानियों ने कहना शुरू कर दिया, ये तो तुक्का है, ये तो तुक्का से जीता है मिल्खा सिंह ने। तब उन्होंने पाकिस्तान में मिल्खा सिंह को इनवाइट किया अब्दुल खालिद से फिर से रेस करने के लिए, और वहां भी भारत के सपूत ने अब्दुल खालिद को हरा कर दिखा दिया कि वो रेस तुक्का नहीं थी। और उसके बाद वहां के प्रेसिडेंट अयूब खान ने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख की उपाधि दी। सलाम है ऐसे सिख को जिसने भारत का नाम रोशन किया। दोस्तों, एक ऐसी जगह जहां पर जाने के बाद उस एरिया का रेडियो फ्रीक्वेंसी बेकार हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जीपीएस तो क्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम नहीं करता है। दोस्तों, आपने दुनिया भर की जगह पे जो आपने अजीबोगरीब बात सुनी होगी, वैसे ही ऐसी जगहों से ऊपर मैक्सिको का
चिहुआहुआ रेगिस्तान लगभग बंजर के उस जगह पर जाते ही सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान काम करना बंद कर देती है। दोस्तों, रिसर्च भी अब तक नहीं खोज सका कि आखिर इस रेगिस्तान में रेडियो फ्रिक्वेंसी बेकार क्यों हो जाती है। यही वह जगह है जिससे जोन ऑफ साइलेंस भी कहते हैं। मैक्सिको का जोन ऑफ साइलेंस वैज्ञानिक के लिए भी रहस्य बनकर रह गया है। इस जगह का नाम है चिहुआहुआ रेगिस्तान। जी हाँ दोस्तों, ऐसे नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। भारत देश के फ्लाइंग सिख के नाम से प्रसिद्ध मिल्खा सिंह का जन्म 20 नवंबर 1929 में हुआ था और ये एक भारत के तेज धावक थे जिन्होंने रोम के 1960 ग्रीष्म ओलंपिक और टोक्यो के 1964 ग्रीष्म ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। उन्हें फ्लाइंग सिख का उपनाम भी दिया गया था। वे भारत के सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ एथलीट्स में से एक थे। उनका पूरा नाम मिल्खा सिंह था, जो आज हमारे बीच नहीं रहे। इनका देहांत 16 जून 2021 में हुआ। धर्म कभी नहीं सिखाता कि आप अपनी तुलना किसी से करो। धर्म ये जरूर सिखाता है कि सभी एक साथ मिलकर साथ चलो। एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान यह है कि उसमें कोई अहंकार या अभिमान ना हो। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं होता है। क्षमा उस फूल के समान होता है जो कुचले जाने के बाद भी खुशबू देता रहता है। अच्छे व्यक्ति की पहचान के लिए अच्छा हृदय चाहिए, तेज दिमाग नहीं, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करता रहता है, हृदय हमेशा प्रेम देखता है। समुद्र को घमंड था कि मैं पूरी दुनिया को डुबा सकता हूँ। समुद्र को घमंड था कि मैं पूरी दुनिया को डुबा सकता हूँ। इतने में एक तेल की बूंद आई और तैर के चली गई। मंजिल से जरा कह दो अभी, मंजिल से जरा कह दो अभी, पहुंचा नहीं हूं मैं। मुश्किल जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं मैं। पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश और वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश। इसलिए वाणी को बीड़ा बनाए, वाणी को बाण ना बनाए, क्योंकि बीड़ा बनेगी तो जीवन में संगीत होगा और बाण बनेगी तो जीवन में महाभारत होगा। किसी भी व्यक्ति को बहुत ईमानदार नहीं होना चाहिए। सीधे वृक्ष और व्यक्ति पहले काटे जाते हैं। कष्ट और विपत्ति मनुष्य को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण हैं। जो साहस के साथ इनका सामना करते हैं वे विजयी होते हैं। कड़वा सच, माता पिता की नसीहत सबको बुरी लगती है, पर माता पिता की वसीयत सबको अच्छी लगती है। हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। एक व्यक्ति ने एक पादरी के सामने अपने पड़ोसी की खूब निंदा की। बाद में जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह पुनः पादरी के पास पहुंचा और उस गलती के लिए क्षमा याचना करने लगा। पादरी ने उससे कहा कि वह पंखों से भरा एक थैला शहर के बीचों बीच बिखेर दे। उस व्यक्ति ने पादरी की बात सुनकर ऐसा ही किया और फिर पादरी के पास पहुंच गया। उस व्यक्ति की बात सुनकर पादरी ने उससे कहा कि जाओ और उन सभी पंखों को फिर से थैले में भरकर वापस ले आओ। वह व्यक्ति थोड़ा हिचका, पर पादरी का आदेश मानते हुए उसने ऐसा करने की कोशिश की। काफी प्रयत्न करने के बाद भी वह सभी पंखों को जमा नहीं कर सका। जब आधा भरा थैला लेकर वह पादरी के सामने पहुंचा तो पादरी ने उससे कहा कि यही बात हमारे जीवन में भी लागू होती है। जिस तरह तुम पंख वापस नहीं ला सकते, उसी तरह तुम्हारे कटु वचन भी
वापस नहीं किया जा सकता। उस व्यक्ति का जो नुकसान हुआ है अब उसकी भरपाई संभव नहीं है। आलोचना का मतलब नकारात्मक बातें करना और शिकायत करना ही नहीं होता, बल्कि आलोचना सकारात्मक भी हो सकती है। आपकी कोशिश यह होनी चाहिए कि आपकी आलोचना से, आपके द्वारा सुझाए विचारों से उसकी सहायता हो जाए। दोस्तों, इससे आपकी शिक्षा मिलती है कि कई बार देखा होगा कि माँ बाप के द्वारा बच्चों से की गई बातचीत को ढंग और उनके भविष्य के रूपरेखा से भी तय कर देता है। इसलिए घर से लेकर बाहर दोस्तों के साथ कुछ भी कहने में सावधानी बरते। इसलिए अगर आप समझकर बोलेंगे तो हमेशा फायदे में। दोस्तों, क्या आप लोग को मालूम है कि हमारे भारत देश में रेलगाड़ी पहली बार कब और किस शहर में, कहां से कहां तक, कितने किलोमीटर तक चलाई गई? जी हां दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि हमारे भारत देश में पहली बार रेलगाड़ी अप्रैल सन 1853 ईस्वी में मुंबई शहर में मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर चलाई गई थी। जी हां दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।